हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कल हमने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसी के आगे आज हम लोग करने वाले हैं। तो 101 नंबर से 200 तक आज करेंगे और कल जितने भी क्वेश्चन बाकी रहेंगे हिस्ट्री के कल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 101 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य शासक अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो 332 ईस्वी 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक ने कलिंग जीतने के बाद नरसंहार से विचलित होकर उन्हें युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो उसके अनुसार इन्होंने मतलब अहिंसा को त्याग दिया था इन्होंने। एक तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन सा था, जिसने प्रत्यार्थ मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था। और मेगास्थनीज ने भारत समाज के 7 जातियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पकार एवं कारीगर, सैनिक यानी योद्धा, निरीक्षक और सभासद। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा ही इंडिका पुस्तक लिखी गई और सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने ही इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग कल पढ़ा था हम लोगों ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करते चलना। अगर कोई नोट्स बना रहा है अपना तो नोट करते हुए चलना। और इसकी अवधि नोट कर लेंगे हम लोग। 185 से 75 लगभग 110 वर्ष तक ये रहा। ओके। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासन की हत्या उसके मंत्री की किस शताब्दी में की गई? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि अंतिम शासक 75 ईस्वी मतलब 5वीं शताब्दी के दौरान ही उसकी हत्या की गई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जो कि ऊपर पढ़ देख लिया। इसकी हत्या लगभग 75 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 1ली शताब्दी में। ओके। अगला क्वेश्चन, और इसी की जो इसका मंत्री था जिसने हत्या की थी उसका नाम वासुदेव था। ठीक है। मगध पर एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? शुंग वंश। क्योंकि शुंग वंश मतलब मौर्य साम्राज्य के जो उनका लास्ट शासक था उसके मंत्री यानी पुष्यमित्र शुंग ने ही हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो उसके बाद आने वाला वंश शुंग वंश था। पुष्यमित्र 185 ईस्वी में मौर्य सम्राट के बृहद्रथ अंतिम राजा था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। यह लगभग 110 वर्षों तक चला, हमने देखा। अगला प्रश्न है, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव, क्योंकि वासुदेव ने ही कण्व वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके उसका ही ये
मंत्री था, तो इसने हत्या की थी। ठीक है, ये लिखा भी है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या लगभग 75 ईस्वी पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने की और कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश 75 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश के अंतर्गत 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुदर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कल भी देखी थी हमने, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी हेल्प से की थी? कौटिल्य यानी चाणक्य, अपने प्रधानमंत्री जो इनका था, उनके गुरु इनके चाणक्य प्रधानमंत्री सारा सब कुछ थे, उनकी सहायता से की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की थी। भारत में सातवाहन वंश की स्थापना निम्नलिखित में कौन था? भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश से संबंधित तत्व देख लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का राजधानी पठान प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश का राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत में। इसका संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सतकर्णी प्रथम। ओके, तो जो यशस्वी शासक हुआ इसमें उसका नाम सतकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश में सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, सातवाहन वंश का शासित मुख्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दक्षिण भारत के क्षेत्र थे। इसमें भारतीय स्रोतों में किस ईरानी युग के मूल को शक पहलव के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पार्थियन। ओके, पार्थियन लोगों को मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत के शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों ने आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेस प्रथम था। इसका टाइमलाइन भी लिखी हुई है, 171 ईस्वी से 130 ईस्वी, लगभग 51 वर्ष। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में से उत्तरी पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? कुषाण। इसका सही उत्तर है कुषाण। कुषाण लोग जो थे वो तक्षशिला के आसपास बस गए थे। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिशस को माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। विम कड़फिशस को भारत का कुषाण शक्तिशाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला एवं पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश थे कुषाण, अभी तो ऊपर देखा कनिष्क कुषाण वंश के ही थे। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक विम कड़फिशस, कुजल कुशविटर, वासुदेव। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता है। इन्होंने ही बताया था कि 360 हड्डियां होती हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। मतलब कनिष्क के दरबार में जो एक वैद्य हुआ करते थे ना पहले दरबारों में, राजवैद्य थे ये। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में के रूप में जाना जाता है उत्तर मौर्य काल। इसका सही उत्तर है उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने ही गिरनार का शिलालेख बनवाया था।
शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन प्रथम के विषय में गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जानकारी से जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदमन प्रथम संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जारी किए थे। रुद्रदमन प्रथम ने सुदर्शन झील गुजरात में जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग की नियंत्रण किया था, रेशम मार्ग को नियंत्रण किया था? तो इसका सही उत्तर है किस राजवंश? कुषाण राजवंश ने। कुषाण वंश से संबंधित कुछ इसकी स्थापना कुजुल कटफिशस ने की थी। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क थे। मूर्तिकला की मथुरा एवं गांधार शैली जो शैलियाँ थी, जिसके मतलब जो मंदिर बनाए जाते थे पहले, गांधार शैली और मथुरा शैली, इसके समय में ही, कनिष्क के समय भी इनका जन्म हुआ था। कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग, चीन से आने वाले रोम तक जाने वाले पर चीन से रोम तक जाने वाले पर नियंत्रण किया था। ओके, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। अरे कल ही देखा था, क्या नाम था, दास कर्मकार, दास कर्मकार, जिनके पास जमीनें नहीं थी मौर्योत्तर काल में, उनको दास कर्मकार कहा जाता था। ओके, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी से कब तक चला था बताओ जरा, कमेंट में टाइप कर देना जिसको पता हो। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ठीक है, मतलब मौर्य शासक बृहद्रथ था और पुष्यमित्र सिंह इसका मंत्री था। उसने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक ये हैं अग्निमित्र, वासुमित्र, वज्रमित्र और देवभूमि इनका लास्ट शासक था। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित की रचना की थी। तो इसका उत्तर ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ी सी चीज़ भी, ये हम मुझे जैसे पता था कि बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी, तो इसके से मुझे पता चल गया कि अश्वघोष ने ही इसका मतलब कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क जो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक एवं पार्श्व जैसे विद्वान थे। ओके, गांधार कला शैली, स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत? कुषाण, क्योंकि कनिष्क के ही दौरान ये डेवलप हुई थी। तो कनिष्क जो शासक था वो किस राजवंश का था? कुषाण राजवंश का था। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से संबंधित दो शैलियों का विकास हुआ था, जो कि थी गांधार शैली और मथुरा शैली। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, समझ में आया? ये नोट करते हुए चलना। ये चीज़ ये अभी फेज 13 के पेपर में लगातार आई थी ये वाली चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। हाँ, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था। गुप्त वंश की शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। महाराजा धीराज की उपाधि भी मिली थी इसे। गुप्त संवत की प्रारंभ किया था। लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों को पराजित करके। ये कुछ पॉइंट हैं, पढ़ लेते हैं इनको आपके साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियाँ जो थी, विक्रमांक, परम भागवत। कुमार गुप्त की प्रथम की उपाधियाँ थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। समुद्रगुप्त की उपाधियाँ थी कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक।
महाराजाधिराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, ओके, जो कि थे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ओके, थोड़ी सी मेरी जबान अभी लड़खड़ाती है शुरुआत में, पता नहीं ये किस लिए होता है मुझे, आई डोंट नो, तो थोड़ा सा माफ़ करना मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आई डोंट नो क्यों मेरी जबान लड़खड़ाती है बोलते हुए, तो थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज़। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हरिकेश। हरिकेश ने प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ की स्थापना की थी। हरिकेश द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया है। प्रयाग प्रशस्ति ने मतलब हरिकेश ने बताया कि समुद्रगुप्त संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया है। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया था कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? तो सर्ववर्मन ने ये मतलब बताया था कि मैंने गुप्तों को हराया है। इसका सही उत्तर सर्ववर्मन है, डी ऑप्शन। मौखरी वंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ग्रय वर्मन, ईशान वर्मन, अवति वर्मन, सर्ववर्मन। परिवर्ती गुप्तों को जानकारी के मुख्य स्रोत अपसड़, कलेक, देववर्मन, साबाद, आरा, बिहार, कलेक। ओके, मौखरी मूलतः मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया? तो पश्चिमी गंगा मैदान की तरफ इन्होंने एक क्षेत्र को स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। ओके, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? महाराजाधिराज। ओके, मतलब जब पूर्ववर्ती को बराबरी करने के लिए इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी महाराजाधिराज की उपाधि ली थी जो गुप्त शासक थे, तो उनकी बराबरी करने के लिए इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। कौन सा, मतलब कहने का मतलब है कि उस समय चालुक्य का नरेश कौन था जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन में बढ़ने की कोशिश की थी? तो उस समय जो राजा थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नदी जब पार कर रहे थे तो हर्षवर्धन को नदी तट पर पराजित किया। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में से मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो है उसमें से मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है।